students, welcome to ChemVed and I'm your teacher सुशील जैन। और अब बारी है क्लास 12th जो हम कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और मैंने आपको छोटा सा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स को देकर, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही थी क्या? नहीं, क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वन वाज रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, मतलब स्टार्ट किया था, और आज हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, क्या मतलब होता है, हाउ टू कैलकुलेट देम, उनका फायदा क्या है, वो सब बातें। ओके, चलिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप सीखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ाया था, जो बच्चे आज ही जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रोप्स। उसके बाद आप बाकी वीडियोस को भी देखिएगा और फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, उस टाइम पर उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। ये हमने सीखा था, ठीक है। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अब नॉर्मल सी बात है कि अगर प्योर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा उसका। मान लीजिए वाटर ही ले रहे हैं तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको रोल्स लॉ पढ़ाया था, और रोल्स लॉ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे थे सोलवेंट में। और जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड कर रहे थे तो उसके ऐड करने की वजह से क्या हो रहा था? उसके ऐड करने की वजह से हो रहा था कि जो उसके वेपर प्रेशर हैं वो पहले से कम हो जाते थे। मैं आपको कहा था उस टाइम पे कि आगे काम आएगा। और रीजन क्या दिया था मैंने आपको? रीजन मैंने आपको ये दिया था कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर या किसी सोलवेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे थे तो वो सोलवेंट के कुछ सरफेस को भी क्या कर लेता था? कवर कर लेता था। सरफेस को कवर कर लेता था तो इससे क्या होता था? इस लिक्विड के जो वेपर हैं वो क्या बनते थे? कम बनते थे। वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। वेपर प्रेशर कम बनेगा तो उसको बॉयल ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयल ज्यादा करेंगे तभी तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। अभी कहा ना मैंने, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है भाई। अब मैं कह रहा हूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसने क्या कर दिया? इसके वेपर कम कर दिए। पहले वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि वेपर कम हो गए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो अब मान सकते हैं कि मान लीजिए हो सकता है कि वो 101 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ हो। तो पहले बॉयल हो रहा था 100 पे, अब बॉयल हो रहा है 101 पे। तो चेंज क्या आ गया? बढ़ के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो वो जो चेंज आ रहा है उस चेंज को ही तो हमने क्या कहा है? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सा पॉइंट है कि जब किसी, देखो मैंने आपको कहा था हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। और मैंने आपको एक बात और बताई थी पुरानी वीडियो में, जो बच्चे आज देख रहे हैं वो देखे पहले उनको, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमेशा वेपर प्रेशर घटता है, पहले से कम होता है। तो यहाँ पे वही बात यूज हुई है कि भाई वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसकी वजह से उसको बॉयल ज्यादा करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा आएगा। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या होता है कि चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए solvent on addition of a non-volatile solute is called its elevation in boiling point। क्लियर? चलिए, उसके बाद
थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं, क्या कहने का कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि जो हमारा प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट B है। जिसके हम पहले P नॉट A लिख रहे थे, P नॉट B लिख रहे थे, वैसे यहां पर T नॉट B नॉट डिनोट करता है प्योर को। और सॉल्यूशन जो हमारा आया उसका हमने जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो वो बॉइलिंग पॉइंट हमें TB मिला। कितना मिला? TB मिला। तो अब नॉर्मल सी बात है, TB T नॉट B से क्या होगा? कम होगा। इट मींस कि हमें मुझे चेंज निकालना है। किसमें चेंज निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट में। तो वो किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट का ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, माइनस T नॉट B। तो ये जो आएगा आपके पास, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई तरीके से कि किस तरीके से हम एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं। दिस इज एलिवेशन। खास बात बेटा भाई, किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट नॉट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चेंज जो बॉइलिंग पॉइंट में आया है, जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो चेंज आया है, वो चेंज क्या है? वो चेंज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये चेंज डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। बताया था ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। तो ये जो चीज है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। चेंज कैसे करेगी अब हमें वो शो करना है। ओके, देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो हमारा चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वेपर प्रेशर। नॉर्मल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट का चेंज किस वजह से आया? वेपर प्रेशर में चेंज होने की वजह से आया। जब वेपर प्रेशर P था, P1 था, तो शायद ये बॉइलिंग पॉइंट था। जब वेपर प्रेशर P2 हो गया तो ये हो गया, या उल्टा हम बोल सकते हैं। तो अगर प्रेशर में चेंज आ रहा है, वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। दैट मींस कि मैं ये लिख सकता हूं कि जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वेयर डेल्टा P क्या है? डेल्टा P है चेंज इन प्रेशर। डेल्टा P क्या है आपका? चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर। अब हमने रोल्ट लॉ पढ़ा था। रोल्ट लॉ में आपको ये बताया था कि जो चेंज होता है वेपर प्रेशर में, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने वो क्वांटिटी बताई थी आपको कि P नॉट माइनस का P डिवाइड बाय P नॉट इक्वल टू x2 आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आया था। ध्यान है ना? तो देखिए ध्यान से, ये तो कांस्टेंट था, वहां मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट था। तो क्या आया था? P नॉट माइनस P इज प्रोपोर्शनल टू किसके बनेगा? x2 के। और P नॉट माइनस P होता क्या है? चेंज इन प्रेशर तो है, यही तो है। तो ये कम, T नॉट B कम, तो मतलब P नॉट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू x2। ये चीज कहां से आई है? ये आई है हमारी रोल्ट लॉ से। तो इसको हम यहां लिख लें कि डेल्टा P जो होता है, इसको हम कर देते हैं यहां पे कि डेल्टा P जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसके? सॉल्वेंट के। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आया था, ये आया था ना कि नहीं आया था? ये एक मिनट भाई, गलती होगी, थोड़ी सी गलती, सॉरी। यहां पर हमने सॉल्यूट लिया, तो ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। x1 हमने लिया था, ठीक है। तो यहां कितना आएगा? यहां पे आपका x1 आएगा। सॉल्यूट पे डिपेंड कर, सॉल्वेंट पे नहीं, सॉरी सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्यूट पे करा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा था? x1 पे। ये कहां से आएगा? फ्रॉम रोल्ट लॉ से। भाई क्या करें, हम भी इंसान हैं, कंप्यूटर थोड़ी है कि डाटा जो स्टोर हो गया वही दिखाएगा। गलती हो सकती है कई छोटी मोटी, इतनी इग्नोर करोगे तो ये थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, ध्यान दे रहा भाई। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको यहां से 2 मान सकते हैं, यहां लिख लेते हैं 2। तो इक्वेशन 2 और 1 से क्या दिख रहा है हमें कि हम ये लिख सकते हैं दैट डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू x1। आ गया? ओके, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू कांस्टेंट और इनटू में x1। यहां तक कोई दिक्कत भैया बता दीजिएगा मुझे, कोई दिक्कत हो तो। आई थिंक तो होगी नहीं, अभी तक तो मजा आ रहा होगा समझने में। सर ये तो बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, इतना आसान टॉपिक कैसे समझा दिया आपने, बिल्कुल ही मौज मार दी। अब देखिए डेल्टा TB
इक्वल टू के इनटू में x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो उसको ये लिख लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना जरूरी है, आइडियल होना जरूरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब बताया था मैंने आपको कि सोल्यूट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू सोलवेंट के। इसका समझ में आया? ऐसा कब है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या मान के चल रहे हैं हम, सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं हम, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। क्लियर हुआ, समझ में आई वाली बात? ठीक है, चलिए तो अब यहां इसका यूज करते हैं। देखिए n1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन n2, तो हम n1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू n2। यहां मत कीजिएगा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इनटू में n1 एंड डिवाइड बाय क्या बच जाएगा नीचे n2। यहां तक भी समझ में आ गया? उसके बाद देखिए n2 क्या है, n2 है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको लिख ले गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट इनटू में इट्स मोलर मास। तो मोलर मास को हम नोट करते हैं m2 से। यहां तो कोई दिक्कत भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप तो क्या आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा समझने में, कुछ आपको कुछ नया देखने को मिला हो शायद, है ना? देखिए उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। या तो ग्राम में होगा, तो किलोग्राम में करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, बदल गया। ठीक है, इस टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को कहेंगे हम मोलैलिटी। तो क्या आ गया आपके पास, k इंटू में 1000 इंटू में m2 इंटू में मोलैलिटी आ गया। अगर W2 किस में दे रखा है आपको, ग्राम में दे रखा है। ठीक है, देखिए ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। इट मींस कि तीन कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया Kb और इनटू में क्या आ गई, मोलैलिटी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा Tb। तो ये आपका डेरिवेशन आ गया जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा कि डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इनटू में मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना? ध्यान से देखिए भाई, अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो इसको अगर दोबारा से ओपन करता हूं तो Kb इंटू में N1 बाय में W2 हो गया। W2 इज द वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा Tb जो है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल कितने लिए। इस बात पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है कौन सा सोल्यूट लिया है, किस पे कर रहा है कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो एलिवेशन ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो एलिवेशन कम। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है वो समझ में अच्छे से आया होगा और काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, चलिए इसको साफ करते हैं। तो अब हमने क्या लिखा, अब हमने लिखा यहां पर एक कांस्टेंट आया और उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया हमने Kb। तो इस Kb को क्या बोलते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो दिया मिलेगा ना आपको, इसकी वैल्यू भी। तो इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन अगर आपको देंगे तो क्या कहोगे कि जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए, जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए उस टाइम पर जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है भाई, इनटू में m होता था, m मैंने 1 कर दिया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी हम 1 ले लेंगे उस टाइम पर जितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा, इक्वल होगा एलिवेशन कांस्टेंट के। या और क्या बोल सकते थे कि भाई जो मोलैलिटी होती है ना वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो मोलैलिटी 1 आने का क्या मतलब है कि जब हम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम
जब हम 1 किलोग्राम सोलवेंट लेंगे, उसमें 1 मोल सोल्यूट डालेंगे, उस वजह से जो मोलैलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और उस टाइम जितना चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या कहलाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई भैया, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई। तो ये लिखिएगा कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। यूनिट बताइए मुझे क्या होगी, केबी की। केबी किस यूनिट में होना चाहिए, किस यूनिट में होना चाहिए, देखिए तो केबी क्या होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। डेल्टा टीबी क्या होता है, केल्विन ले सकते हैं हम टेम्परेचर में, टेम्परेचर तो केल्विन में आता है। और मोलैलिटी की यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी की स्मॉल m करके ये लिख सकते हैं कि पर मोलर बोल सकते हैं ना, या फिर इसके हिसाब से लिख लो, इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल आएगा पर मोल। या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेते हो तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ग्राम में भी आ सकती है यूनिट, वो डिपेंड करता है किस तरह से दिया हुआ है आपको, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट बनती है केबी की, ठीक है। चलिए जी, और क्या बताते हैं आपको, चलिए इसमें अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। कुछ न्यूमेरिकल्स ने आपको सोल्यूट दे दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया हमने, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन भी होगी ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का फायदा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का फायदा ये है कि उसकी हेल्प से हम किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, बट नियर अबाउट एग्जैक्टली, ठीक है। किसी भी सोल्यूट का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये उसकी सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है भाई, यही आपको दिमाग में रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज क्यों करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, कैसे, देखिए बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। देखिए डेल्टा टीबी क्या होता था, केबी इंटू में एम को ओपन कीजिए। एम क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ मोल, तो N1 लिख लेते हैं या N कर लेते हैं। और नीचे क्या लिखना है, W2, W क्या था, 2 क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वैसे ग्राम में होता था, किलोग्राम में मान के चलो किलोग्राम में होगा, ठीक है। अगर ग्राम में क्या कर सकते हैं, बस साथ में 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। अब Kb इनटू में N1 क्या होता था, N1 नंबर ऑफ मोल गिवन मास है मोलर मास, तो हम क्या लिखते हैं W1 बाय में M1 इनटू में W2 और इनटू में 1000 इक्वल किसके, डेल्टा टीबी के। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है M1 को। M1 क्या है, मोलर मास। तो M1 कितना आएगा भैया, यहां से M1 आएगा आपका कितना, Kb इंटू में W1 इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी की वैल्यू इंटू में W2 ये आपका फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का सोल्यूट के। बढ़िया फॉर्मूला है ना, मजेदार है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन एक एप्लीकेशन की फॉर्म में आ गया कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कि हम किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बात समझ में आ गई, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आया, हमारे भाग खुल गए कि आपको समझ में आने लग गया टॉपिक, अच्छे से शाने हो गए आप तो फिर बिल्कुल दिमागदार वाले, है ना। चलिए बोर तो नहीं हो रहे घर बैठे बैठे, हो रहे होंगे आप तो बोर होने लग गए होंगे कुछ बच्चे, पर स्कूल ही ठीक था यार, घर से तो बोर ज्यादा हो गए होंगे, है ना। फ्रेंड्स तो मिले थे डेली, अब तो फ्रेंड्स भी नहीं मिलते होंगे डेली, कभी मिलते होंगे फ्रेंड्स आपको कि मिलते हैं, फोन पे बात हो गई, वीडियो कॉल हो गई, वो अलग बात है ना। बट जो इंडिविजुअल हम बात कर सकते हैं, बैठ के मस्ती मार सकते हैं, वो तो नहीं होती है ना, वो तो मिस कर रहे होगे आप थोड़ी बहुत। चलिए अब यहाँ से कई बार क्या होता है, आपको केबी की वैल्यू नहीं दी होती, कुछ और ही दिया होता है, तो वो केबी की वैल्यू भी खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं, उसमें आपको क्या दे सकते हैं, उसमें आपको दे सकते हैं भाई आप आर ले लेना, आर आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है। साथ में क्या करना, साथ में आप सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेना, उसका स्क्वायर कर देना, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेना, उसका स्क्वायर कर देना। और नीचे
नीचे 1000 लेना और इनटू में क्या लेना, इनटू में लेटेंट हीट लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं इसको क्या कर रहा हूं, एल से नोट कर रहा हूं, एलवी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां से आप केवी भी निकाल सकते हो, बट कहोगे सर एलवी क्या होता है, एलवी क्या होता है? तो आपको एलवी अगर ना दे रखा हो तो आप एलवी की जगह आप पुट कर सकते हो डेल्टा एच और वीपी, यानी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपको कुछ मेथड देते हैं वो, और डिवाइड इसको कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको एलवी बता देगा। तो एलवी निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालिए और उसको सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। देखिए केबी की सब वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो केबी निकालने के लिए सॉल्वेंट का टेम्परेचर चाहिए है, केबी निकालने के लिए सॉल्वेंट की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन चाहिए है, केबी निकालने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इट मींस कि केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये बात याद रहेगी, केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये हमारा टॉपिक हो गया एलिवेशन बॉलीवुड का, मैथमेटिकल सारा मैंने आपको बता दिया, क्या फॉर्मूले हमने यूज करने हैं और किस तरह से डेरिवेशन हुआ है। अब एक बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं मैं, जो हम रीजन समझ रहे थे उसी रीजन को हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमें वो और पता होना चाहिए। ग्राफिकली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, यहां क्या लेंगे, टेम्परेचर, क्योंकि सारा काम ही टेम्परेचर का है, और टेम्परेचर का रिलेशन किससे बताएंगे, वेपर प्रेशर के साथ, सारा काम ही वही है। ओके चलिए जी, यहां कोई वैल्यू मान लेते हैं, भाई ये वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, इतनी होनी चाहिए, ये वैल्यू है, ठीक है। अब जब हमारा सॉल्वेंट होता है वो प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है, तो नॉर्मल सी बात है उसके वेपर क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के। वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मान लीजिए कि वो वेपर प्रेशर उसका इस टेम्परेचर पर यहां है, ठीक है। तो यहां से हम जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हीट करते करते ये यहां आके उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक के इक्वल बन जाएगा, यहां पे आके उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये टेम्परेचर आ गया, ये आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया प्योर का, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसके वेपर को पहले से कम कर देता है, तो वेपर प्रेशर भी पहले से क्या होगा, कम होगा। तो इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहां होगा, मान लीजिए वो यहां, उससे कुछ कम ही होगा, तो वो हमने मान लिया कि वो यहां है, ठीक है। तो आप जब इसको हीट करेंगे तो हीट करते करते ये आपका मान लीजिए यहां आके रुक गया, ठीक है, यहां आके रुक गया। तो यहां आके रुक गया तो मतलब ये प्रेशर यहां आ गया, लेकिन ये टेम्परेचर तो अब कहां पहुंच चुका है, ये टेम्परेचर तो यहां पहुंच चुका है। तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर को कहेंगे टीबी, ये टीबी आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। रेड वाली लाइन हमने किसके लिए शो की है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, सिर्फ सॉल्वेंट देते हैं, इस सॉल्वेंट के लिए की है, और ये वाली किसके लिए की है, ये हमने सॉल्यूशन के लिए की है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है देखो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ज्यादा है, तो जो ये चेंज आ रहा है, ये चेंज क्या डिनोट कर रहा है, ये चेंज डिनोट कर रहा है डेल्टा टीबी को, ठीक है। तो ग्राफिकली भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कैसे एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, ओके। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी आज हो गई, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कल हम करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है सेम वैसा ही डेरिवेशन आपका डिप्रेशन में भी है, सेम वही फॉर्मूले आपके डिप्रेशन में भी हैं, बस आपको रीजन समझाना है, बाकी सब काम में आपको 2 मिनट लगेंगे करने में, क्या करना है, ठीक है। उसको करके, उसके न्यूमेरिकल्स करके फिर हम करेंगे बाकी की 2 प्रॉपर्टीज, ओके। तो आई थिंक आपको आज का समझ में आया होगा टॉपिक। अब मैं आपको जाते कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड हैं, उनको ट्राई कीजिएगा, उनको ट्राई करने से आपको सारे डाउट्स जो है वो
क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके 3 क्वेश्चन। बोर्ड की कमी की वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा हूँ, तो 3-4 मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ निकाल के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं छाड़ के ला पाता हूँ। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए वो आईआईटी में आया हुआ है 2012 में, सोल्व कीजिएगा। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया इट मींस कि आपकी प्रिपरेशन जेईई की और नीट की अच्छी चल रही है। दूसरा क्वेश्चन नीट के लिए आया हुआ है और कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 4 साल पहले ही आया था, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, देखिए कि आपको कितना आता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहीं से है, तो बताऊंगा नहीं कहां से है, आप बताइएगा। तो 3 क्वेश्चंस हैं आपके, इनको सोल्व कीजिए अच्छे से और मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स के अंदर। और मेरा फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। और उसका फायदा आपको ये होगा पेज को ज्वाइन करने का कि आप अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। जहां आप मैसेज डालोगे वो मैसेज सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आएगा और मैं आपको पर्सनली उसका आंसर दूंगा। ऐसा बहुत कम मिलता है टीचर्स देखिए आपको जो पर्सनली व्हाट्सएप आपको दे रहे हैं आंसर। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा डाउट्स देने की बहुत सारी। जिन बच्चों के कॉमन डाउट होंगे उनको मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, जिनका अलग से डाउट होगा उनको मैं पर्सनली आंसर करूंगा। ओके, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहाते रहिए, धोते रहिए, गर्मी का मौसम है। ऑल द बेस्ट, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।